नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपी पुलिस एग्ज़ाम चल रहा है इस समय, तो आप लोगों को 100% एक्यूरेट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट का पूरा एग्ज़ाम एनालिसिस देख लेते हैं। इसमें सेकंड शिफ्ट के जितने एग्ज़ाम मिल चुके हैं क्वेश्चन उतने हैं और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं कुछ। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के बीच टकराव में किसका कानून मान्य होगा? आंसर है इसका केंद्र का मान्य होगा। तो और इसके विस्तार में देख लेते हैं इसके बारे में। समवर्ती सूची का विस्तार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। इसमें 52 विषय शामिल हैं। यह उन विषयों की सूची है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों कानून बना सकती हैं। यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। इस सूची में शिक्षा, विवाह, न्याय, प्रशासन और बिजली जैसे विषय शामिल होते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची के बारे में है, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। हालांकि अंतिम विषय को 47वां स्थान दिया गया है। कानून बनाने का अधिकार किसका है देख लेते हैं। यह है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसमें आगे है टकराव की स्थिति देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, यह केंद्र और राज्य के कानूनों में विरोध होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित होता है। प्रमुख विषय देख लेते हैं इसमें। आपराधिक कानून जैसे विवाह और तलाक है, शिक्षा है, वन है, बिजली है, श्रम कल्याण है, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण है। 22वें संविधान संशोधन के तहत परिवर्तन 1976 में 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया था और शिक्षा, वन, नाप और तौल, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी सागर बांध विद्युत क्षमता कितनी है? तो इसकी 1000 मेगावाट जो है इसकी विद्युत क्षमता है। और देख लेते हैं विस्तार में इसके बारे में। इंदिरा सागर बांध की विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है, जिसमें 8 पर टाइम्स 125 मेगावाट 8 इकाइयाँ हैं। यह नर्मदा नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना में जो बिजली उत्पादन के अलगाव सिंचाई भी प्रदान करता है। ठीक, आगे कुल इसमें है कुल क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। और इसमें इकाइयाँ इसमें हैं 8 इकाई, प्रत्येक क्षमता 125 मेगावाट है। इसमें स्थान नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है ये। और अन्य लाभ इसमें होते हैं 2.7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 12.22 बिलियन क्यूबिक मीटर की जलाशय क्षमता। इसको सभी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं इससे संबंधित। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम है मोहन यादव, जो सबसे पहले मुख्यमंत्री इसके थे। ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवंत राव मंडलोई जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, ये इसको याद रखेंगे। ठीक, और आगे है अगला क्वेश्चन, नदी अपवाह तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया था। देख लेते हैं नदी अपवाह तंत्र के बारे में। नदी अपवाह तंत्र की नदी अपवाह तंत्र को में संदर्भित करता है जो नदियों और उनकी सहायक नदियों का एक नेटवर्क है जो मिलकर एक विशिष्ट जल प्रवाह प्रणाली बनाते हैं। इसमें एक मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियाँ और भूमि का वह संपूर्ण क्षेत्र शामिल होता है जहाँ से पानी उस नदी प्रणाली में बेहतर है, जिसे नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। अगला इसमें है, इसकी विशेषता देख लेते हैं क्या है। नदी और सहायक नदियाँ, यह प्रणाली एक मुख्य नदी और उसकी सभी छोटी सहायक धाराओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। नदी बेसिन को बारे में देख लेते हैं, पूछ सकता है नदी बेसिन क्या है। तो यह भूमि का वह
कुल क्षेत्रफल है जहां वर्षा और अन्य स्रोत से पानी नदी प्रणाली में बहता है। नेटवर्क इस वक्त देख लेते हैं। नदियों और धाराओं की संपूर्ण संरचना जल प्रवाह का वह एक जल निकासी नेटवर्क या प्रणाली बनाती हैं। इसके प्रकार देख लेते हैं। भारत में जल निकास प्रणालियों को और नदियों के उद्गम के आधार पर मोटे तौर पर वर्गीकृत किया गया है। हिमालय जल निकासी प्रणाली देख लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालय से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली देख लेते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय से निकलने वाली नदियां भारत में उदाहरण देख लेते हैं। गंगा नदी प्रणाली भारत की प्रमुख नदी प्रणाली में जो विशाल जनसंख्या का भरण पोषण करती है तथा लाखों लोगों के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से निकलकर यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और असम में होकर बहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फिटकरी का सूत्र पूछा गया था। देख लेते हैं फिटकरी का सूत्र क्या होता है। फिटकरी का सूत्र होता है K2, ऐसे लिखा जाए इसको, K2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये होता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। आगे है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केरोसिन तेल में किस तत्व को डुबोकर रखा जाता है। तो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं को रखा जाता है। ये धातुएं हवा में नमी के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेती हैं, इसलिए केरोसिन के अंदर सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि बहुत ही क्रियाशील धातु होती हैं, इसलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक, इसको याद रखेंगे आप लोग। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। सुरक्षा कारण हवा और नमी के संपर्क में आने पर ये धातुएं विस्फोट रूप में अभिक्रिया करती हैं, इसलिए इन्हें दुर्घटना से बचाने के लिए केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। प्रतिक्रिया से बचाव, केरोसिन इन धातुओं के लिए निष्क्रिय वातावरण प्रदान करता है जिससे ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आ पाती हैं और सुरक्षित रहती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उर्मिल नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है। तो उर्मिल सिंचाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो छतरपुर कानपुर मार्ग पर उर्मिल नदी पर बनाई गई है। ठीक, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बांध केवड़िया शहर के पास नवागाम के पास बना है। एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है। ये राज्य में है, गुजरात राज्य में, नर्मदा नदी पर है। निकटवर्ती स्थान है केवड़िया के पास नवागाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। तो देख लेते हैं अकबरनामा के बारे में। तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे जो मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक थे। यह ग्रंथ अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है जिसे स्वयं अकबर ने लिखवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है। तो जो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है वो तुगलक वंश है, जिसने 1320 से 1444 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश ने लगभग 1994 वर्षों तक राज्य किया था, जो अन्य दिल्ली सल्तनत के वंशों में गुलाम खिलजी, सैयद और लोदी से अधिक था। तो देख लेते हैं तुगलक वंश का समय कितना था। तुगलक वंश का जो वंश 1320 से 1414 तक था, जो कि लगभग 94 वर्ष तक। गुलाम वंश का 1206 से 1290 तक, जो कि 84 वर्ष तक था। लोदी वंश का समय था 1451 से 1526 तक, जो 75 वर्ष था। सैयद वंश का 1414 से 1451 था, जो कि 37 वर्ष था। और खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक था, जो कि 30 वर्षों तक। सबसे कम जो है खिलजी वंश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य
का संबंध कौन से राज्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध जो आंध्र प्रदेश राज्य से है। ठीक, इस शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के स्थित कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पर रखा गया है। यह नृत्य प्राचीन हिंदू ग्रंथ नाट्य शास्त्र में अपनी जोड़ों के साथ भारत में नव शास्त्रीय नृत्य स्थित है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य? नव शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी के बारे में आइए देख लेते हैं और विस्तार में। उत्पत्ति और विकास देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी और इसका नाम भी उसी गांव पर पड़ा। परंपरा के आधार पर शुरुआत में यह नृत्य मुख्य रूप से पुरुष ब्राह्मणों, जिन्हें भागवत थालू कहा जाता था, द्वारा किया जाता था। सिद्धेंद्र योगी नामक कृष्ण भक्त संत ने इस नृत्य से पुनर्जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में बेदम लक्ष्मी नारायण और चिंता कृष्ण मूर्ति जैसे गुरुओं ने इसमें महिलाओं को शामिल कर इसमें समृद्धि बनाया था। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं इस नाटक की। यह नृत्य नाटक प्रदर्शन है जिनमें नृत्य, अभिनय और संगीत का संयोजन होता है। अक्सर इसमें हिंदू महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं की कहानियों को प्रदर्शित किया जाता है। इसकी एक अनूठी विशेषता पीतल की थाली पर नृत्य करना और उसके संगीत की संगत में घुमाना है। कलाकारों के लिए संस्कृत और तेलुगु भाषा संगीत और नाट्य प्रदर्शन की पटकथा में कुशल होना आवश्यक है। संगीत और उसके वाद्य यंत्र देख लेते हैं। इस नृत्य में सामान्यतः मृदंगम, झांझ, वीणा, बांसुरी, तंबूरा जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। प्रस्तुत का सूत्रधार नट्टू-नार और लयबद्ध ताल उत्पन्न करने के लिए झांझ का उपयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस शासक के काल में सर्वाधिक यूनानी व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे? तो देख लेते हैं। जो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। सबसे अधिक यूनानी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, जिनमें मेगास्थनीज शामिल थे, जो राजदूत के रूप में आए थे। इसके अलावा बिंदुसार शासनकाल में डेमाचस और अशोक के शासनकाल में डायोनिसियस पहला जैसे अन्य यूनानी यात्री और राजदूत भी आए थे। ठीक, इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेगास्थनीज ने सेलेकुस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेवा की, जो यूनानी यात्रियों के भारत आने का एक प्रमुख उदाहरण था। बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार के शासन काल में डेमाचस को भी यूनानी शासकों द्वारा राजदूत के रूप में भेजा गया था। अशोक के बारे में, अशोक के शासनकाल के दौरान डायोनिसियस वो पहले एक यूनानी यात्री थे जो एक राजदूत के रूप में भारत आए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सैपियन होता है। यह कैरोलस विनियस ने गढ़ा था यह नाम। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धामोनी उर्स मेला किसके याद में मनाया जाता है? तो धामोनी उर्स मेला मध्य प्रदेश के सागर जिले यानी सूफी संत मस्तान शाह वली के याद में मनाया जाता है। यह मेला मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित होता है और अप्रैल मई के महीने में लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, तो आप लोग देखते रहिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीम वेंडरों के लिए एक माइक्रो क्रेडिट योजना है, जिसे आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्ट्रीम वेंडरों को अपने छोटे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर ग्वालियर में 28 नवंबर 1900
1968 को स्थापना हुई थी। यह राष्ट्रीय की अधिसूचना द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(2) के तहत स्थापित की गई है। यह स्थापित हुई थी 28 नवंबर 1968 को इंदौर ग्वालियर में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमगढ़ बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भीमगढ़ जो बांध है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा के नदी पर स्थित है। भीमगढ़ बांध, जिसे संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा नदी पर स्थित एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यह बांध पर्यटक के लिए एक लोकप्रिय बांध स्थान है और नौका विहार जैसी गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है। इसका निर्माण 1972 में शुरू हुआ था और 1987-88 में पूरा हुआ था। ठीक, तो याद रखेंगे। और देख लेते हैं इसके बारे में। स्थान है वैनगंगा नदी पर, सिवनी जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। विशेषता इसकी है यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। निर्माण इसका निर्माण 1972 में शुरू हुआ था, 1987 से 88 में पूरा हुआ था। कुल लंबाई इसकी देख लेते हैं। बांध की कुल लंबाई है 3.87 किलोमीटर। इसमें केवल 280 मीटर हिस्सा कंक्रीट का है। और गेट देख लेते हैं। इसमें पानी निकालने के लिए 10 गेट बनाए गए हैं। भारी बारिश के कारण इसके कुछ गेटों को खोलना पड़ता है, जिससे निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया जाता है। पर्यटक देख लेते हैं। पर्यटक, यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर्यटक नौका विहार आनंद ले सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 नवंबर 2000 को उच्च न्यायालय में क्या बदलाव हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत मध्य प्रदेश के राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य रूप में पुनर्गठन किया गया था। इसका सबसे बड़ा बदलाव यह था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 1/3 संस्थान छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जबकि शेष राज्य के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बना रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जो न्यायाधीश उस समय पद पर थे वे अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए हैं और वे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भारतीय महिला उपनिदेशक कौन थी? तो गीता गोपीनाथ जो थी, इस फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक, इसको याद रखेंगे। 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की भारतीय महिला उपनिदेशक गीता गोपीनाथ थी। उन्होंने जनवरी 2022 में अगस्त 2025 तक IMF की पहली उप उपनिदेशक के रूप में कार्य किया है। भूमिका इनकी क्या है? वह IMF दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी थी और वैश्विक आर्थिक नीतियों से अनुसंधान और निगरानी का नेतृत्व करती थी। नियुक्ति देख लेते हैं। इन्हें 2019 में IMF मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था और जनवरी 2022 में उन्हें इस पद पर प्रोन्नति किया गया था। ऐतिहासिक उपलब्धि देख लेते हैं। इन्होंने IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री और पहली महिला उप प्रबंधक निदेशक बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जो है, इन्होंने 1 नवंबर 1956 को पदभार ग्रहण किया था। ठीक, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी नर्मदा घाटी, क्योंकि यह राज्य की सबसे बड़ी और प्रमुख घाटी नदी और इसे प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी घाटी मध्य प्रदेश के अत्यंत महत्वपूर्ण और इसके संबंधित परियोजना जैसे नर्मदा नदी घाटी प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के प्रमुख भूमिका निभाती है। जीवन रेखा देख लेते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह प्रदेश के बड़े हिस्से से होकर बहती है और राज्य के लिए पानी और बिजली का एक प्रमुख स्रोत है। बहुउद्देश्यीय परियोजना देख लेते हैं। इस नदी पर कई बहुउद्देश्यीय परियोजना स्थापित की गई हैं जो सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण को जैसे को पूरी करती हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देख लेते हैं। नर्मदा नदी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी जैसे प्रदेशवासियों को आस्था जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि
चटगांव विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो चटगांव विद्रोह छापा 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन नेतृत्व में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश भारत के चटगांव में पुलिस और सहायक बलों के सशस्त्र पर किया गया एक असफल प्रयास था। इस घटना में क्रांतिकारियों ने शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया, टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों को नष्ट कर दिया और एक अस्थायी क्रांतिकारियों सरकार की घोषणा की। हालांकि वे गोला बारूद हासिल नहीं कर पाए हैं। छापे ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया गया और इसे परिणाम स्वरूप कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और सूरसेन को बाद में फांसी दे दी गई। ठीक, आगे पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज़्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्र से ZESEZ कहाँ स्थित है? भारत में सबसे ज़्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्र तमिलनाडु में है। इसके बाद कर्नाटक महाराष्ट्र के स्थान पर आता है। जनवरी 2024 में तमिलनाडु में 40 परिचालन सेज थे, जबकि कर्नाटक में 31 और महाराष्ट्र में 30 सेज थे। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया कैनबरा किस राज्य की राजधानी, देश की राजधानी? तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था उदिता योजना कब शुरू हुई थी? तो उदिता योजना 1 नवंबर 2016 को मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य किशोरियों को स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम सर्वोदय योजना, देख लेते हैं ग्राम सर्वोदय योजना को। ग्राम सर्वोदय योजना को कोई एक राष्ट्रीय योजना नहीं है, बल्कि सर्वोदय एक शब्द विभिन्न ग्रामीण विकास पहलों जुड़ा हुआ है, जिनमें शामिल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो पंचायती राज संस्था को सशक्त बनाने पर केंद्रित प्रोजेक्ट सर्वोदय, जो हरियाणा में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सुधार करता है, और अन्य राज्य विशिष्ट योजनाएं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना और उन्हें स्थानीय स्वशासन और आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसका मुख्य कार्य है ये सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs के स्थानीय पर स्थान केंद्रित करना, पंचायतों के निर्वाचन प्रतिनिधियों को शिक्षित प्रदान करना, ग्राम पंचायतों की क्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 27 नंबर, मध्य प्रदेश में किस नदी में सिंचाई नहीं होती है? मध्य प्रदेश में कई नदियां सिंचाई के लिए जिम्मेदार नहीं की जाती हैं, जिनमें से एक बनास नदी है, क्योंकि इसका उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ नदियां भी हैं जो हो सकती हैं, जिनका उपयोग सिंचाई के लिए बिल्कुल नहीं होता है, जैसे सप्तशुकी नदी, जिसका उद्गम ही मध्य प्रदेश में नहीं होता है। बनास नदी, इस नदी का उद्गम राजस्थान की अरावली पर्वत में होता है, न कि मध्य प्रदेश से। और सप्तशुकी नदी, यह नदी भी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वंगाला उत्सव यानी 100 ड्रम महोत्सव, वंगाला उत्सव जिसे 100 ड्रम उत्सव भी कहा जाता है, मेघालय के गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। एक पारंपरिक फसल उत्सव है। यह उत्सव सूर्य देवता सालजोंग के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जो लोगों को भरपूर फसल के लिए आशीर्वाद देते हैं। इस उत्सव में सैकड़ों ड्रम बजाए जाते हैं और लोग पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि PM गति शक्ति योजना क्या है? PM गति शक्ति योजना एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, जो मल्टी मॉडल और कनेक्टिविटी के रूप में भारत के बुनियादी ढांचे के विकास की गति देने के लिए है। यह योजना रेलवे, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डों और जलमार्गों जैसे 7 इंजनों के मध्य से काम करती है, जिसका लक्ष्य एकीकृत और समन्वित योजना निर्माण से लॉजिस्टिक्स और लागत को कम करना है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह एक
डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी मंत्रालयों को एक साथ लाता है, जिससे ये परियोजनाओं की योजना, समीक्षा और निगरानी समान हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के सफल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को परीक्षा के तहत उधार पर कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो मध्य प्रदेश सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत सफल अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति छात्रों के परीक्षा के स्तर पर आधार इस प्रकार राशि दी जाती है कि यूपीएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा 40,000, मुख्य परीक्षा 60,000 और साक्षात्कार के बाद सफल होने वाले को 50,000 रुपये दी जाती है। ठीक, देख लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 40,000, मुख्य उत्तीर्ण परीक्षा करने पर 60,000, साक्षात्कार में सफल होने पर 50,000। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो पास करेंगे उसे 20,000 और मुख्य परीक्षा जो पास करेंगे 30,000, साक्षात्कार में सफल होने वाले को 25,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यह 940 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। स्थापना इसकी तो 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इसका विस्तार जो है यह लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों की आबादी को बचाने के लिए 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर घोषित किया गया था, रिजर्व टाइगर घोषित किया गया। ठीक, और इसमें वन्य जीव यह बाघ, तेंदुआ, हाथी, गौर, जंगली कुत्ते और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन थे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेली हम लोग एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाते रहेंगे हर एग्ज़ाम का। तो ये काफ़ी दिन तक एग्ज़ाम चलेगी, दिसंबर तक। तो आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम एनालिसिस करवाते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग सभी एग्ज़ाम का एनालिसिस मिल सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।